आज हम केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और अल्कोहल, ईथर और आपके फिनॉल से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं वो सब कवर करेंगे आज। ठीक है। SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस हर बार नीट में आते ही आते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन बहुत रहता है कि कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करानी है और कब एलिमिनेशन। ठीक है, तो आज हमारे पास टाइम भी है और हम अच्छे से इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें आपको कोई भी चीज को याद नहीं रखना, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम SN1, SN2 की बात करें, मेनली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि आज के टॉपिक के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपसे, तो वो भी होंगे। SN1, SN2 रिएक्शंस कौन कौन सी रिएक्शंस कवर करते हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड जितने भी हैं उनका न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्वस एसिड, ये भी SN1, SN2 रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। और डाई एल्काइल ईथर रिएक्ट विद HI, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ईथर वाली रिएक्शंस का। और भी रिएक्शंस हैं PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, राइट। तो ये SN1, SN2 रिएक्शंस होती हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। लिविंग ग्रुप के बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले SN1। मेन चीजें देखेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर SN1 की बात करी जाए तो SN1 आपको सबको पता होगा। SN1 रिएक्शंस SN1 रिएक्शंस SN1 रिएक्शन में अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो कौन सा लिया जा रहा था। टिपिकली एल्काइल हैलाइड कौन सा था, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, राइट। इसके पहले स्टेप में क्या हो रहा था, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन, सबको पता होगा ये बात। तो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन, राइट, Cl-। पहला ही स्टेप क्या था, स्लो स्टेप। और आप ये बात को जानते हैं अच्छे से, काइनेटिक्स में भी हमने पढ़ा है कि भैया जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट ऑफ रिएक्शंस के जो फैक्टर्स हैं वो सब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर ही डिपेंड करते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर ही डिपेंड करेगा सारी चीजें। जैसे आप देखते हैं कि SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन मुझे देखना है, तो मैं क्या करता हूं, इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करता हूं। आपको भी क्वेश्चंस में यही करना है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा उतना रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में सभी जानते हैं, ये सभी ने पढ़ा है कि कार्बोकैटाइन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां पे इस कार्बोकैटाइन पे, और फिर ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, ये न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब आप समझ सकते हैं कि भैया पहले वाला स्टेप क्यों स्लो होता है और सेकंड वाला स्टेप क्यों फास्ट होता है। किसी के मन में ये भी क्वेश्चन होंगे। तो पहला वाला स्टेप स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला वाले में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रही है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट की ओर जा रहा है, इंटरमीडिएट की ओर जा रहा है। ये कार्बोकैटाइन, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट,
जब भैया इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो स्टेबिलिटी कम, तो आपने अच्छा खासा जो मॉलिक्यूल था उसको अपना बॉन्ड ब्रेक करके इनकम्प्लीट ऑक्टेट की तरफ ले गए, तो रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो। सेकेंड वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही अटैक करा तो ऑक्टेट कंप्लीट किया जा रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सेकेंड वाला स्टेप फास्ट, राइट। तो यहां पे सबसे पहले SN1 में आपको याद रखना है कि कार्बोकैटाइन बनता है, क्लियर है। अब जो कार्बोकैटाइन बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन उतना SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। अब जिस केस में SN1 मतलब कार्बोकैटाइन जो होगा वो अनस्टेबल होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस केस में SN1 नहीं हो रही है या फिर स्लो हो रही है, उसका मतलब ये है कि वहां पे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम है या अनस्टेबल है, राइट। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, पहली वाली बात। तो ये होगा, राइट। और इसमें भी फर्स्ट कार्बोकैटाइन है, फर्स्ट कार्बोकैटाइन, ऐसा नहीं है कि आप उसको रीअरेंजमेंट कराने के बाद सोच रहे हैं, चाहे वो SN1 की बात हो चाहे वो एलिमिनेशन की बात हो, E1 रिएक्शन की, उसमें भी आपको फर्स्ट कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। याद रखना है ये बात कि मुझे फर्स्ट कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी चेक देखकर ही चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन किसका, SN1 का। रेट जो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो आपको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब रेट ऑफ रिएक्शंस में मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेन है एल्काइल हैलाइड, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी इन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर फर्स्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आप सब जानते हैं अच्छे से। अच्छा, सेकंड बात करते हैं रैसेमिक मिक्सचर स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें भी ध्यान देना। रैसेमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन, रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है ये आपको पता ही है, मैं फिर दिखा देता हूं। जैसे आपका बना कार्बोकैटाइन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने अभी कार्बोकैटाइन बनाया एक इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट जो SN1 के स्लो स्टेप में बनना था, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट, राइट। अब इसमें एक वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होती है, सबको पता है, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल कार्बोकैटाइन, रिएक्टिविटी ही इसकी पीजेड ऑर्बिटल की वजह से है, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल की वजह से, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल के पास भैया दो रास्ते हैं, वो यहां से भी इस साइड से भी आके अटैक कर सकता है, इस साइड से भी आके अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल इस तरफ भी आके अटैक कर सकता है। तो 50-50% चांसेस है, 50% यहां से और 50%, इसलिए क्या बनाता है, रेसिमिक मिक्सचर, राइट। सबको समझ में आ रहा होगा ये कि रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनाता है। तो जब भी बनाएगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, SN1 रिएक्शन, उसके बाद रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेसिमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जितना कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उतना रेसिमाइजेशन भी SN1 में ज्यादा होगा। रेसिमाइजेशन क्लियर है? तो कार्बोकैटाइन बनता है भैया SN1 में, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कार्बोकैटाइन देखना है, उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट कराना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, ये सब चीजें होती हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी। मैं फिर भी एक आधा एग्जांपल कराऊंगा यहाँ पे। रेसिमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन और रेसिमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स थे SN1 में जो मैंने आपको बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको SN1 में पता होने चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की ही बताएगी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी इससे। दूसरा, रेसिमाइजेशन कितना ज्यादा होगा, ये सब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे डिपेंड करेगा, राइट। रीअरेंजमेंट आपको कराना है, पर स्टेबिलिटी जो चेक करनी है फर्स्ट कार्बोकैटाइन की चेक करनी है, ठीक है। कभी भी 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करानी, 2 बार लगातार कंटिन्यूसली हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करानी। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन आप जानते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग। कभी भी 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग लगातार नहीं करानी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। आपने पढ़ा है हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, राइट। ये जो भी होती है 1,2 पोजीशन पे ही होती है। 1,2 ही हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 ही मिथाइल शिफ्टिंग और 1,2 ही फिनाइल शिफ्टिंग, राइट। तो आपको भैया कभी भी 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करानी लगातार, ठीक है। मैं उसको बता देता हूं, जैसे ये जैसे ये मैंने बनाया, आपका कार्बोकैटाइन है यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले नॉर्मल केस ले लेते हैं। ये कार्बोकैटाइन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आप क्या करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, राइट। तो भैया करा लो। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग में यहाँ पे कार्बोकैटाइन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ चला जाता, क्लियर है। तो ये स्टेबल कार्बोकैटाइन हो गया। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे ये मिथाइल, यहाँ कार्बोकैटाइन, राइट। तो आप क्या कराओगे, सबसे पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, भैया ये होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इधर की तरफ गया, और ये क्यों होती है हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्या ड्राइविंग फोर्स है, तो सीधे सीधे स्टेबिलिटी है। ये आपका कौन सा था,
सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो सकती। आपको ये नहीं करना है कि इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से कार्बोकेटाइन बना दें, ये गलत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्या रीजन क्या है, क्योंकि 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग में हमें प्रोडक्ट देखने को ही नहीं मिले कभी। तो जब मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग आप लोग नहीं कराओगे। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि 2 बार हाइड्राइड शिफ्टिंग में प्रोडक्ट ही नहीं देखने को मिले, इसलिए ये चीज नहीं होगी। सिर्फ यहां तक ही कर सकते हो आप। हाँ, एक बार हाइड्राइड, एक बार मिथाइल और एक बार फिनाइल कर सकते हो आप। 2 बार हाइड्राइड नहीं कर सकते, 2 बार मिथाइल नहीं कर सकते। क्लियर है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी बात किसको क्लियर हो गई, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, ये सारे पॉइंट्स जिसको क्लियर हो गए। कॉन्सेंट्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, SN1 का रेसिमाइजेशन, रीअरेंजमेंट। रेज योर हैंड जिसको ये सारी बातें समझ में आ गई। ओके, मैं अब इसी पे कुछ एक क्वेश्चंस कराता हूं, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूं, कंपेयर the SN1 rate। तो आप देखिए इधर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इस तरीके का, ये राइट। तो ये दिया है मैंने SN1, आपको SN1 रेट ऑफ SN1 बताना है, ऑर्डर। ठीक है, इसी का ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, अप्रोच क्या रखनी है आपको, जो भी आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन है, आई, इसको आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पे क्या बनाना है भैया, कार्बोकेटाइन। तो आप क्या करोगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यहाँ पे आप क्या बनाओगे, इन सबके कार्बोकेटाइन बॉन्ड के ब्रेक करोगे। अब इस कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो ये बॉन्ड का ब्रेक करोगे। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आप इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो ये ABC, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। आपको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी स्टेबिलिटी के लिए सभी सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, आपको पता है ये वाला कौन सा, एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक, और ये वाला एंटी एरोमेटिक, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, सी की, फिर
बी की, फिर ए की, क्योंकि आप जानते हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का भी यही ऑर्डर हुआ, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए, राइट। क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आपको बताना है। ये हुआ ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। इसमें आपको SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। किसका? SN1 का। तो SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। कितने लोगों को पता है कि SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसमें रेज योर हैंड। यहाँ पे रेट ऑफ SN1 आपको बताना है। तो रेट ऑफ SN1 का क्या ऑर्डर हो सकता है? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनाऊंगा, राइट। तो कार्बोकैटाइन बनाने पर यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकैटाइन बनाना है आपको, और कार्बोकैटाइन ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और इसकी कार्बोकैटाइन को आपको सीधे सीधे स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो भैया मैंने स्टेबिलिटी चेक करी, मैंने पहले कार्बोकैटाइन बनाया, ये कार्बोकैटाइन, राइट। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप सबको पता है यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन लोन पेयर है उसके पास, और ये क्या है? कार्बोकैटाइन, राइट। यहाँ पे क्या हो सकती है? बैक बॉन्डिंग। आपने अच्छे से पढ़ा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बोकैटाइन और उसके बराबर में लोन पेयर ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ए वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। पहले लिखते हैं डोनर आइटम का नाम 2p पाई, और वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल में 2p पाई, भाई सेकंड पीरियड का ये वो भी। तो 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी ए वाले केस में। बी वाले में बताओ भैया, पास लगे हो तो बैक बॉन्डिंग करोगे, दूर रहोगे तो जितना दूर उतना अच्छा, जितना दूर उतना अच्छा, क्योंकि अब तुम बैक बॉन्डिंग नहीं, माइनस आई इफेक्ट लगाओगे। तो जब माइनस आई इफेक्ट लगाओगे तो दूर जितना उतना ही अच्छा। तो सी और बी में अगर बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ये माइनस आई इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही होगी, माइनस आई इफेक्ट। तो जितना दूर उतना अच्छा, सी वाले में माइनस आई इफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जितनी दूर होती जाएगी इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। तो ए सबसे ज्यादा होगा। फिर बी और सी में अगर बात करें तो सी, क्योंकि कम से कम माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप सब जानते हैं। तो ए का सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने ए सी बी बोला, ठीक है। तो ये आप जानते हैं अच्छे से। उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको।
जो आपके एग्जाम में आता है इस तरीके का। ए ये आपका सी। तो ए बी सी, मुझे यहाँ पे SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है भैया। SN1 का, आप सभी जानते हैं SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करूं यहाँ पे, सबसे पहले मेरा काम क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ये लिविंग ग्रुप को हटाओ यहाँ से और कार्बोकेटाइन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो उस कार्बोकेटाइन की। तो भैया आप सब समझ गए होंगे कि ये CH2 पॉजिटिव यहाँ लगाया मैंने NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप लगा, मैं रिपीट करता हूं, मैंने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। तो अब आप जानते होंगे यहाँ पे कि ABC, ये A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। मुझे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो जब भी बेंजीन पे मुझे कुछ स्टेबिलिटी या फिर देखनी होती है, तो जो ग्रुप लगे हैं उसी से उसको डिफरेंशिएट करें। NO2 ग्रुप लगा है यहाँ पे OCH3, सबको पता है NO2 ग्रुप क्या है, -I और -M, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। OCH3 +M और -I, राइट। और यहाँ पे तो आपने कुछ लगाया नहीं है, रेफरेंस है हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से, क्योंकि रेजोनेंस में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भैया, पार्शियली शिफ्टिंग होती है। तो जब +M में या -M में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग होगा, जबकि -I में क्या होता है, पार्शियली। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि सबसे पहला कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला। फिर सी तो रेफरेंस ही हो गया, कुछ ग्रुप ही नहीं लगे थे उसमें। फिर ए, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब सेकंड बात, ये आपको समझ में आ गया होगा, SN1 अनस्टेबल जो कार्बोकेटाइन होगा वहां पे नहीं मिलेगी। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है भैया, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन। यहाँ पे SN1 रिएक्शन अगर मुझे करानी है तो SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं होगी। चाहे वो मतलब डबल बॉन्डेड वाला जो होगा वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो इधर ये कार्बोकेटाइन है, ये अनस्टेबल है। एस करेक्टर बढ़ गया ना, ये तो बताया था मैंने, एस करेक्टर बढ़ गया, इस वजह से विड्रॉइंग नेचर बढ़ गया, स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर है। ब्रिज हेड पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, SN1 रिएक्शन कहाँ होगी कहाँ नहीं। ये ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन में भी ये वाली, ये वाला, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री एंगल नहीं ले पाता, प्लेनर नहीं हो पाता, है ना। प्लेनर अगर होगा
तो रिंग ही टूट जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? तो प्लेनर नहीं होगा ये। तो ये बात ध्यान रखना कि ब्रिज हेड पोजीशन पे SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होती है। SN2 क्यों नहीं होती है, मैं अभी आऊंगा उसमें। तो SN1 रिएक्शन मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल कार्बोकैटाइन, तो अनस्टेबल कार्बोकैटाइन होने की वजह से ब्रिज हेड पोजीशन पे SN1 रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, चाहे वो इस तरीके से आ जाए, आपको ध्यान रखना है ये भी ब्रिज हेड पोजीशन होगी, इस पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, अनस्टेबल। राइट? तो SN1 रिएक्शन का आपने ये एग्जांपल्स देख ली। ठीक है? तो SN1 का आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे नहीं होगी। ठीक है? तो ये 3-4 तो आपको याद ध्यान में रखने ही है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होगी, क्योंकि स्टेबल नहीं है कार्बोकैटाइन, 120 डिग्री एंगल नहीं ले पाता ब्रिज हेड पोजीशन पे। हाँ, इसके अलावा मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ब्रिज हेड पोजीशन डबल बॉन्डेड, और ये बेंजीन पे अगर है डबल मल्टीपल बॉन्डेड वाला, वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, या फिर रेट बहुत ही क्या होगा, स्लो। ये दोनों ही बातें हैं कि रेट बहुत स्लो या फिर रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3Cl, तो भाई आप जानते हैं CH3 प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ये अनस्टेबल है, कोई फैक्टर ही नहीं मिल रहा इसको स्टेबिलिटी के लिए, तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन देगा ही नहीं, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 पे कभी जाएगा भी नहीं। ठीक है? तो प्राइमरी वाला ये रिएक्शंस नहीं देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर प्राइमरी में कोई रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा होगा तो बात अलग है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कुछ लग रहा होगा तो बात अलग है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड, यहां पे अगर मैं कार्बोकैटाइन बनाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये प्राइमरी है, पर यहां पे क्या हो रहा है भैया, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के चलते हुए यहां पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगा। राइट? तो ये SN1 रिएक्शन यहाँ पे होगी। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड पे आ जाऊं तो ये भी प्राइमरी है, और प्राइमरी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकैटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है भैया, तो रेजोनेंस से जब स्टेबलाइज है तो यहाँ पे ये भी SN1 रिएक्शन देगा। क्लियर है ना? तो प्राइमरी में रेजोनेंस अगर आ रहा है तो भैया SN1 रिएक्शन होगी, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे CH3Cl, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लग रहा था, इसलिए प्राइमरी वाला कार्बोकैटाइन यहाँ पे अनस्टेबल है, तो ये दूसरे रास्ते से जाएगा, ये SN2 वाला पाथ फॉलो करेगा। कुछ ऐसे कॉमन भी है जो SN1 SN2 दोनों फॉलो करते हैं, उसके बारे में अभी मैं आज बताऊंगा।
तो ये SN1 हो गया, आपको आपने देख लिया प्राइमरी। ये आपने एग्जाम्पल देख लिया ब्रिज हेड पोजिशन पे, नहीं देता SN1। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करनी। ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा था, बैक बॉन्डिंग, और ये इस तरीके से एरोमेटिसिटी वाले। बाकी जनरल बात आपको पता ही है, आप बता ही सकते हो कि रेट ऑफ SN1 में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसका आप रीजन भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये बात आप रीजन समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी SN1 के बारे में, जो मैंने नॉर्मली बात की। ये नॉर्मल बात है बिल्कुल, ठीक है। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड। जिसको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। बहुत इजी है ये, मतलब बहुत आसान है समझना, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आज डाउट क्लास होगी, उसमें आप पूछ सकते हैं जो भी बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये भी मैंने नॉर्मल बात करी SN1 की, अभी कंपैरिजन करेंगे SN2। SN2 में देखिए, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इसको ध्यान से देखिए कि आप सबको पता है SN2 रिएक्शन किस तरीके से होती है। CH3Cl, आप यहां पे लेते हो NaOH, राइट। NaOH में आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सीधे सीधे CH3 आप प्रोडक्ट ये बना देते हैं NaCl, राइट। अब अगर मैकेनिज्म की बात करूं इसकी, तो इस तरीके से होती है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है, CH3Cl। आप ये बोलते हो कि भैया जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आके अटैक करता है ना, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस तरीके की ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो पार्शियली नेगेटिव Cl पे भी आता है, OH पे भी आता है, तो ये लिविंग ग्रुप के ठीक बैक साइड से जाके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं, OH माइनस आयन क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आके अटैक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बैक साइड से जाके अटैक करता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, है ना। ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री ही TBP बन रही है, शेप। तो यहाँ पे TBP जो बनना है, तो फिर इस पे Cl माइनस बाहर बैक साइड से अटैक होगा, जब अटैक होने के बाद CH3OH, ये बना आपका प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट बना बैक साइड से आके अटैक करने के बाद। तो ये जो होती है वो वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन। तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं, इसलिए वन स्टेप रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही आए थे,
तो दोनों का ही दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की इसलिए हुई क्योंकि एल्काइल हैलाइड और OH माइनस दोनों का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये डिटरमाइनिंग स्टेप में। एक स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप जानते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं, तो ये ही एलिमेंट्री रिएक्शंस है। अब टीबीपी क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, ये आपका टीबीपी बन रहा था और इस टीबीपी में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, सारी जो भी स्टेबिलिटी फैक्टर है वो सब कुछ इस टीबीपी पे डिपेंड करेगा। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो सब इस टीबीपी पे डिपेंड करेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। और ये ट्रांजिशन स्टेट में जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये जो एच वाले हैं ये मोर क्राउडेड नहीं होने चाहिए। अगर क्राउडनेस बढ़ा दी मैंने तो न्यूक्लियोफाइल का Cl लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट उतनी अनस्टेबल बनेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबल रखने के लिए, ये रिएक्शन फास्ट होने के लिए टीबीपी का स्टेबल होना जरूरी है। यानी कि जो क्राउडनेस है ये कम से कम होनी चाहिए, जो मैंने एच पे बताई इस तरीके से। ये एच, ये अगर ज्यादा क्राउडनेस वाला आ गया तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल। तो स्टेबल रहने के लिए ज्यादा क्राउडनेस नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि बैक साइड से जब मैं अटैक कर रहा हूं OH माइनस का, तो ट्रांजिशन स्टेट बनी, इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये ट्रांजिशन स्टेट पे स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। उनका मेन रीजन क्या है कि अगर मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये अगर मैंने लिया, तो आप देखिए इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। ये आपका Cl और बैक साइड से अटैक कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल, ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती या फिर बहुत स्लो होती है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो क्राउडनेस की वजह से ये बहुत ज्यादा। अभी मैं अगर इसके हाइड्रोजन दिखाना शुरू कर दूं तो क्राउडनेस अच्छे से दिखेगी, ये क्राउडनेस की वजह से। तो क्राउडनेस की वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है ट्रांजिशन स्टेट में, SN2 में, राइट। इसलिए SN2 टर्शियरी एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड हाँ देते। तो आप ये देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा जो मेन फैक्टर है वो क्या है, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो SN2 बना रहा है उसकी मेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब इसमें पहला पॉइंट, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है। इन SN2 रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसको इसलिए एक होता है स्टीरियोजेनिक, स्टीरियो स्पेसिफिक, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। तो
मैं बताऊंगा बाद में आपको, आपने शायद सुना भी होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक वो होता है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही चांसेस है प्रोडक्ट बनने का। तो जब एक ही ये बनता है तो वहां पे SN2 आप ऐसे समझ सकते हैं कि SN2 हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है SN2 रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट, इसके बाद लास्ट पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है? तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपने सुना भी होगा। यहाँ पे इन्वर्जन होता है SN2 में। SN2 में ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शंस। एंड SN2 जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। ठीक है? अब अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं मैं, कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वो क्या होना चाहिए? लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड होना चाहिए। तो अगर क्राउडनेस बहुत ज्यादा कर दी मैंने, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस बहुत ज्यादा लगेगा इस वाले पार्ट, राइट? तो स्टेरिक हिंडेंस कम करने के लिए यहाँ पे कम से कम ग्रुप होने चाहिए, वरना न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अप्रोच कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा, अनस्टेबिलिटी होगी, राइट? इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलूं कि ये रिएक्शन देते ही नहीं SN2, राइट? देते कौन है? सिर्फ ये प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड ही देते हैं। ठीक है? इसमें आप देख रहे होंगे कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कॉमन आ रहा है, तो उसका वो मेन रीजन यही है कि सेकेंड डिग्री जो है वो लेस क्राउडेड वाले में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में भी थोड़ा बहुत आ रहा है। बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं बोलोगे इसको आप, पर बीच में आ रहा है। पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 वाले के लिए ज्यादा फेवरेबल हो गया, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 वाले के लिए, राइट? नेक्स्ट अब बात करते हैं, जैसे कौन सा SN2 रिएक्शन नहीं देता। पहला, ये आपने देखा होगा, मतलब पहले इसी की बात कर लेते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा, राइट? उसके बाद न्यू पेंटाइल क्लोराइड, या यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हो सकता है, X मैंने ले लिया, Cl, या फिर यहाँ भी Cl ले लिया, SN2। ध्यान से देखिए इसको, ये न्यू पेंटाइल क्लोराइड। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये बल्की ग्रुप, तो बल्कीनेस की होने की वजह से ये वाला न्यू पेंटाइल क्लोराइड वाला भी SN2 रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। क्लियर हो गया होगा आपको? तो SN2 रिएक्शन नहीं मिलती, ठीक है, इस केस में न्यू पेंटाइल क्लोराइड। ध्यान रखना इस बात,
कि स्टेरिक हिंडेंस होने की वजह से SN2 रिएक्शन नहीं देता। हाँ SN1 दे देगा, कार्बोकेटाइन होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, स्टेबल बनेगा, पर SN2 नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल TVP होगी। रीजन क्या है? अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, SN2 ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी SN2, जिसकी वजह से ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं डबल बॉन्ड वाले की बात करूं तो आप डबल बॉन्ड पे समझते ही हैं, डबल बॉन्ड का लोन पेयर ये है Cl। इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि इस पे बैक साइड से अप्रोच कर पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड पे कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा होने की वजह से बैक साइड पे ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पाता, तो SN2 रिएक्शन नहीं होती, बैक साइड पे अप्रोच नहीं कर पाता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। आप समझ गए होंगे कि बैक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा, रेजोनेंस होता रहता है ना लगातार, रिंग करंट बनता रहता है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं देता ये, राइट। सेम ये भी एग्जाम्पल यही, डबल बॉन्डेड पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर आपका लिविंग ग्रुप लगा है तो वहां पे ना ही SN2 रिएक्शन होगी और ना ही SN1, तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी, वो आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड वाले पे नहीं होती। बेंजीन पे लगा है तो वहां SN2 रिएक्शन नहीं होती, SN1 SN2 रिएक्शन दोनों ही नहीं हो रही। ठीक है, ये वाला केस इसमें दिखाता हूं, ब्रिज हेड पोजीशन। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे यहां पे Cl लगा दिया, तो यहां पे बात करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, SN2 रिएक्शन ब्रिज हेड पोजीशन पे भी नहीं होती है, नो रिएक्शन। रीजन क्या है उसके पीछे? कि रीजन ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड पे अप्रोच नहीं कर पाता। आपको मैं अगर इसमें मैंने बना रखा है जो डायग्राम, आपको इजीली दिख रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल भैया अप्रोच कर सकता है, पर एक्चुअल में वहां अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है। वो जिस ऑर्बिटल में अटैक करना है उसको लिविंग ग्रुप के बैक साइड वाले पे, वो ऑर्बिटल रिंग के इनसाइड लाई कर रही है, जिसकी वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहा है। जिस लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अटैक करना है जिस ऑर्बिटल पे, वो ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियोफाइल उस ऑर्बिटल पे अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्रिज हेड पोजीशन पे SN1 तो ना ही SN1 2 हो रही है और ना ही SN1। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ब्रिज हेड पोजीशन पे लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे अटैक ही नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रिज हेड पोजीशन के लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, जिस केस की वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पा रहा। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ,
न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैक साइड पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ब्रिज हेड पोजीशन पे अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो इस केस की वजह से नो रिएक्शंस। डबल बॉन्ड वाले पे हमने देखा, बेंजीन पे हमने देखा, और नियोपेंटाइल वाले पे देखा। नियोपेंटाइल वाला भी अप्रोच नहीं कर पाया। ठीक है, 3 डिग्री वाला तो देखा है। तो ये SN2 के भैया ये केस थे जो मैंने आपको बताए। ये क्लियर हो गए? रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई कि SN2 कौन कौन नहीं दे पाएगा और कौन कौन SN1 नहीं दे पाएगा। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। रेज योर हैंड जिसको SN1 SN2 क्लियर हो गया। ओके, जिसको जो डाउट हो वो डाउट क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, मैं डाउट क्लास में उसका क्लियर कर दूंगा डाउट। अब जल्दी से ये कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। राइट, SN1 और SN2 में कंपैरिजन कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर हम अल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शंस में आएंगे। कंपैरिजन करते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहले करते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो मैं फिर इसमें जो पहला है फर्स्ट, वो है सबस्ट्रेट। तो आप सबको पता है SN1 में कैसा चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल हाइड और 2 डिग्री अल्काइल हाइड। 1 डिग्री अल्काइल हाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता है। बात समझ में आ गई? नो रिएक्शन। SN2 आप जानते हैं प्राइमरी अल्काइल हाइड और सेकेंड डिग्री अल्काइल हाइड, ये दोनों देते हैं, जिसमें प्राइमरी ज्यादा देता है। 3 डिग्री अल्काइल हाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है? इसमें जो कॉमन वाली बात है वो सेकेंड डिग्री अल्काइल हाइड है, जो दोनों देते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो भैया बिना लिविंग ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो सकती। लिविंग ग्रुप का तो होना ही जरूरी है। जब तक कोई निकलेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? तो लिविंग ग्रुप के बिना SN1 SN2 ये कोई भी हमारी रिएक्शन होती है लिविंग ग्रुप के बिना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है। लिविंग ग्रुप मतलब निकलने वाला ग्रुप। तो वो निकलने के बाद उसकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, या वहां पे जो निकल रहा है तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स काम करना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप आप देख सकते हैं कि जैसे लिविंग ग्रुप की अगर बात की जाए तो लिविंग ग्रुप जो होता है हमारा मेनली क्या होता है कि आर लिविंग ग्रुप। राइट, तो ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये निकलता है और ये माइनस की फॉर्म में निकलता है। ये क्या होता है? एक एनाइन। ये एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसकी स्टेबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है लिविंग ग्रुप के लिए। तो इसकी स्टेबिलिटी ही होगी लिविंग ग्रुप के रिस्पॉन्सिबल। तो स्टेबिलिटी के लिए कैसे ग्रुप होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I वाले ग्रुप लगे होने चाहिए, या फिर रेजोनेंस होना चाहिए, मेनली तो रेजोनेंस। तो ये -I जो है ये माइनस चार्ज, ये स्टेबल होना चाहिए। राइट, इसलिए हम देख सकते हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है कि लिविंग ग्रुप के लिए ये माइनस चार्ज का स्टेबल होना जरूरी है, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा बेटा? लिविंग ग्रुप। अब यहां पे देखिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, आप देख सकते हैं
इस माइनस चार्ज की मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है सीधे सीधे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम, या चार्ज डेंसिटी या चार्ज वर्डन बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम। तो साइज बढ़ते ही चार्ज डेंसिटी कम। तो भैया चार्ज डेंसिटी कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है यहाँ पे, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस। एफ माइनस स्टेबल नहीं है, इसका साइज बहुत कम होता है, आप जानते ही है। साइज कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम आ रही थी, आप जानते हैं इस बात को। तो क्लोरीन से कम आने की वजह से, साइज कम होने की वजह से ऐसा हो रहा था। तो इसका लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, नॉट लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप वाले कौन से हैं, सिर्फ ये तीन, इसमें भी कौन, आई माइनस। क्लियर है। तो चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया जितना बढ़ेगा या वॉल्यूम जितना बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम, चार्ज बर्डन कम, तो पोलैरिटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज हो रही लिविंग ग्रुप की ये टेंडेंसी। इसके बाद नेक्स्ट, तो फ्लोरीन लिविंग ग्रुप नहीं है। फ्लोरीन के केस में SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन लिविंग ग्रुप नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे बात करते हैं, इस लिविंग ग्रुप में अगर मैंने OH ले लिया या फिर OR ले लिया, ध्यान दीजिएगा इधर, OH और OR, तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे R OH बॉन्ड ब्रेक करिए, तो यहाँ पे OH माइनस, या ऐसे देख सकते हैं, लिविंग ग्रुप माइनस, यानी कि OH माइनस और OR माइनस। ये भी हमारे स्टेबल नहीं है, ये भी फ्लोरीन की तरह स्टेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है, मतलब गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो ये लिविंग ग्रुप नहीं है, पर हम इसको लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए, सबको पता है कि अल्कोहल की रिएक्शन में हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं, और वो एसिडिक मीडियम क्या करता है, AH+ लेते हैं, और यहाँ पे ROH2 पॉजिटिव बनता है। अब अगर ये निकलेगा तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, वाटर की फॉर्म में निकलेगा। न्यूट्रल निकला, एनाइन थोड़ी ना है, तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल इजीली निकल सकता है, वो तो स्टेबल है। तो OH और OR माइनस के केस में आप एसिडिक मीडियम क्यों ले रहे हो, उसका आपको रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप उसको क्या बना रहे हो, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बनाना। OH माइनस स्टेबल नहीं है, लिविंग ग्रुप नहीं है, ना ही OR माइनस लिविंग ग्रुप है, पर आप उसको लिविंग ग्रुप बना सकते हो। इसलिए आप अल्कोहल की रिएक्शंस में एसिडिक मीडियम लेते थे। तो एसिडिक मीडियम लेने का मेन रीजन ही यही था, जो आपको बात क्लियर हो गई हो। तो उसमें आप H+ लेके लिविंग ग्रुप बनाते हैं। क्लियर है। सेम आप ईथर के केस में भी यही काम करते हो। ईथर के केस में जो आप HI के साथ रिएक्शन कराते हो, तो वो H+ लेने का मेन रीजन ही यही है कि ये H+ लेते ही अब क्या बन गया, H इस तरीके से, ये प्लस। अब अगर ये निकलेगा तो ये ROH की फॉर्म में निकलेगा, जो कि क्या है, न्यूट्रल। तो अल्कोहल ईथर के केस में आप एसिडिक मीडियम क्यों लेते हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे रहे हैं भाई, पर ये हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको लिविंग ग्रुप बना रहे हैं। तो लिविंग ग्रुप अल्कोहल के केस में एसिडिक मीडियम, ईथर के केस में आपने H+ लिया, वो भी इसलिए लिया क्योंकि न्यूट्रल अल्कोहल की फॉर्म में निकला, जो कि इजीली निकल सकता है। फिर आपने यहाँ पे अल्कोहल के साथ लिया, हैलाइड के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, आप वो देख रहे थे, उसमें भी फ्लोरीन नहीं दे सकता, फ्लोरीन हमारा SN1 SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये बात ध्यान रखना कि RF जो होगा वो ना ही SN1 देगा और ना ही SN2।
क्लियर है? दूसरी बात, रेट ऑफ SN1 हो चाहे SN2, वो हमेशा लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे लिविंग जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, SN1 भी और SN2 भी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा SN1 भी होगा, SN2 होगा, सेम उससे सेम एक्सटेंट से। ठीक है, तो ये अल्कोहल वाला बात समझ में आ गई और ये वाली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखिए, अगर मैं इसमें बात की जाए कि N2, जैसे आप ये देखते थे RN2 प्लस, अब देखिए ये निकल सकता है N2 लिविंग ग्रुप, क्योंकि N2 स्टेबल है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप। अब अगर न्यूट्रल लिविंग ग्रुप की बात की जाए तो आपके पास 3 है, N2, H2O और अल्कोहल। इसमें अगर लिविंग टेंडेंसी देखी जाए कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, N2, वाटर, फिर H2, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो ये ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप है। राइट, तो N2 सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। क्लियर हो गई होगी? SN1 SN2 लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, जितने अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा। RF SN1 SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता। वाटर आपने देख लिया, अल्कोहल के केस में, ईथर के केस में आप एसिडिक मीडियम लेते हो, तो एसिडिक मीडियम लेने का मेन रीजन ही यही है कि आप उसको लिविंग ग्रुप बनाते हो। फिर उसके बाद आपने देखा कि फ्लोरीन नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, लिविंग टेंडेंसी बतानी है किसकी ज्यादा हो। ये मैंने दिया, आपको इसमें बताना है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए ध्यान से, ये लिविंग ग्रुप निकले हैं एनाइन की फॉर्म में। राइट, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये बताना है कि इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आप कैसे पहचानेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको सबको पता होगा कि इस नेगेटिव चार्ज की मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, रेजोनेंस से, कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से। राइट, तो मेरे ख्याल से मोस्टली को पता होगा ये कि किसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में डिस्कस भी किया था और आपको पढ़ा भी होगा आपने। तो नेगेटिव चार्ज ही है इस पे, ये दोनों में डीलोकलाइज है ये, तो C और D तो ज्यादा रहने वाले हैं। अब CH3 और CF3, इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है भाई, सबको पता है कि CF3 माइनस आई वाला ग्रुप है, ये माइनस आई वाला ग्रुप है, और CH3 प्लस आई। राइट, तो आपको ऑर्डर पता चल गया, यानी कि C सबसे ज्यादा होगा, वो सॉरी D, फिर C। अब B और A में देखिए, तो आपको पता है रेजोनेंस दोनों में सेम है, और CF3 कौन सा है, माइनस आई, और CH3 प्लस आई। राइट, तो आप बता सकते हो DC, उसके बाद किसका नंबर आएगा, CF3 का, B, फिर A। ये ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। और साथ ही साथ आप क्या चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसी में ही स्टेबिलिटी भी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन भी यही। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बेसिसिटी की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो मुझे तो रिएक्टिविटी चाहिए,
तो बेसिसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी होगी? फिर ए की, फिर बी, फिर सी, फिर डी। उल्टा होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे बेसिसिटी से मतलब यही है रिएक्टिविटी। तो बेसिसिटी क्या ऑर्डर होगा यहाँ पे? ए, बी, सी का, फिर डी का, राइट। यानी कि लिविंग ग्रुप होने के लिए लेस बेसिक चाहिए, बेसिसिटी क्या चाहिए? सबसे कम। लिविंग ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? रेज योर हैंड जिसको लिविंग ग्रुप वाली टेंडेंसी समझ में आ गई। रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया कि वाटर न्यूट्रल है, अल्कोहल न्यूट्रल है, तो हम लोग अल्कोहल के केस में और ईथर के केस में क्यों एसिडिक मीडियम लेते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई होगी? ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी। राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए तो SN1 और SN2, SN1 और SN2 इसमें कहा होती है रिएक्शन? रिएक्शन एट कार्बोकेटाइन। और इसमें रिएक्शन जो होती है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड पे जाके होती है, बैक साइड ऑर्बिटल पे होती है। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी जिसमें चाहिए होती है, तो SN2 में हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियोफाइल, हाई एनर्जी न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसमें हाई एनर्जी न्यूक्लियोफाइल और इसमें लो एनर्जी न्यूक्लियोफाइल। तभी इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है? लो एनर्जी मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, NH3, ये जो खुद भी सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं, सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। तो ये सॉल्वेंट भी है और भैया न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। तो सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों, इसलिए हम SN1 रिएक्शंस में क्या बोलते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है? सॉल्वोलिसिस, राइट। तो जब भी RX की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो हाइड्रोलिसिस, NH3 के साथ होगी अमोनोलिसिस, राइट। और ऐसे ही आपके अल्कोहल के साथ भी हो सकती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, तो आप समझ जाएंगे कि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात होगी, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, इसका मतलब SN1, राइट। तो ये SN1 रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, तो ये लो एनर्जी का न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, ये आपको समझ में आ गई। इसमें SN2 में हाई एनर्जी न्यूक्लियोफाइल यानी कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे NH2 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 में और चार्ज न्यूक्लियोफाइल SN2 में।
हाइड्रोलिसिस या रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है, SN1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ, ये भी एक डिस्कस कर ले। अच्छा पहले सॉल्वेंट बता ले, इसमें कर ही लेते हैं, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसमें रिपीट करता हूं मैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में देख लेते हैं। तो आपको सबको पता है SN1 प्रोटिक सॉल्वेंट और SN2 एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। प्रोटिक सॉल्वेंट आपको पता ही है कौन कौन से, वाटर, अल्कोहल, जिसमें भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। एप्रोटिक आप जानते हैं, ईथर, एसीटोन, राइट, DMF, DMSO, ये सब आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये ईथर हो गया आपका, राइट। हाँ, जब भी आ जाए एक्वस एसीटोन, जब भी आ जाए आपके पास एक्वस एसीटोन, तो वो कौन सा होगा, एप्रोटिक, यानी कि SN1, राइट। तो ये तो आप जानते ही हो कि ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का भी काम कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्वेंट के बारे में हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हो गया, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बारे में हो गया। तो ये आपने इतनी सारी बातें देख ली, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मैं कुछ एक सबस्ट्रेट दूंगा, उसमें SN1 SN2 आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा SN1 देगा कौन सा SN2 नहीं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 मिनट में कि सबस्ट्रेट, सबसे पहले ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये Cl, ये ना ही SN1 देगा ना ही SN2, बात समझ में आ गई होगी। ना ही SN1 ना ही SN2, ये आपको पता है। SN1 भी नहीं, SN2 भी नहीं, राइट। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, प्राइमरी है तो SN2 भी देगा भैया। ज्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं मैं वही केस डिस्कस करूंगा, ये SN1 भी देगा SN2 भी देगा, ये वाला SN1 नहीं देगा, SN2 देगा, ठीक है, पता है आपको। ये SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, राइट। SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, राइट। तो मैंने ये वो वाले केस डिस्कस करे थे जो SN1 SN2 नहीं देते, RF ना ही SN1 ना ही SN2। अगर मैं सेकेंडरी हैलाइड की बात करूं तो भैया SN1 भी SN2 भी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहां मैंने Cl लगा दिया। अब आप जानते हैं कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी यहाँ कार्बोकैटाइन तो स्टेबल ही नहीं होगा, तो SN1 नहीं देगा पर SN2 बहुत फास्ट देगा। यहाँ पे SN1 नहीं देगा पर SN2 बहुत फास्ट देगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 ये देता है क्योंकि SN2 यहाँ पे ये देख सकता है, ठीक है, आपने शायद देखा भी होगा अलग केस। तो ये इंपॉर्टेंट केस थे। उसके बाद नेक्स्ट,
अब आप ये जानते ही हैं, आपने ये रिएक्शंस पढ़ी है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप जैसे आर एक्स यहाँ पे क्या होता है, Cl Br, न्यूक्लियोफाइल NaI एसीटोन, चार्ज न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट कैसा, एप्रोटिक। रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 SN2, एप्रोटिक सॉल्वेंट चार्ज न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन, यानी कि RI1 गैस में, ये आपने पढ़ा भी होगा। ध्यान रखना ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन, राइट। तो SN2 रिएक्शन क्लियर है। अब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट की बात करूं तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से, SN2 मतलब इन्वर्जन। तो जैसे ये आ जाता है क्वेश्चन, ये Cl लगा है, H D H D और ये CH3, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, NaI लगा दिया एसीटोन के साथ, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन भैया कैसे बनता है, आपको समझ में आया होगा कि इन्वर्जन मतलब इसके ठीक अपोजिट, यानी आने वाला इन्वर्जन इस तरीके से लगेगा, DHCH, CH3, ठीक है। मैंने ये बताया था बस खाली, ये हो गया इन्वर्जन, आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे। अच्छा ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी आपने देखा होगा कि RX क्या लेते हो आप, Hg2F2, इसमें आप AgF या SbF, ठीक है, राइट। और या फिर ये भी लेते हैं Hg2F2, F माइनस है, ठीक है, एक करेगा Rl, ये भी क्या बनता है आपका SN2 रिएक्शन, ऊपर वाला भी क्या है SN2 रिएक्शन, राइट। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां मैंने अबव पे क्या लगाया, क्लोरीन, और यहाँ पे H, राइट। स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूं मैं इसकी, तो आपने ये यूज करा, ये रिएजेंट, राइट। तो इन्वर्जन बनेगा यानी अपोजिट बनेगा, यानी इस तरीके से आपको अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसे ही लिखना है। अब इसमें बिलो द प्लेन कौन आएगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पहले वाला लिविंग ग्रुप कहाँ था, अबव द प्लेन, तो आपको बिलो द प्लेन लगाना है, यहाँ पे F और ये H, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हुई है, SN2, राइट। ये आपने पढ़ा भी होगा। अल्कोहल, देखो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बना रहा हूँ, रेड फास्फोरस X2, आपको सबको पता होगा यहाँ पे RX लग जाता है। रिएक्शन कौन सी होती है, ये भी SN2 रिएक्शन, राइट। PCl5, ये आपने पढ़ा है, अल्कोहल का RX में कन्वर्जन पढ़ा है आपने। PCl5 में भी आपने देखा है कि PCl5 यूज करता हूं तो यहाँ पे Cl बनता है, क्लियर है। तो ये Cl होता है, पर एक्चुअल में PCl5 जो होता है, अगर मैं PCl5 वाली बात करूं तो PCl5 में रिटेंशन मिलता है। रिटेंशन मतलब सेम स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ये एक तरीके से SNI रिएक्शन भी होती है, रिटेंशन, रिटेंशन मिलता है। तो रिटेंशन का ध्यान रखना, रिटेंशन। बाकी आपको मेन स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बताई, SNI रिटेंशन होता है, ठीक है। रिटेंशन मतलब सेम, सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे आने वाला क्या होगा, अबव पे ये H, राइट। तो ये इस तरीके से रिटेंशन इसी को बोलते हैं कि सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, इन्वर्जन मतलब अपोजिट,
रैसिमिक मिक्सचर दोनों। क्लियर है? तो ये है डाइल्यूट एसिड, एल्कोहल, भैया एल्कोहल, डाइल्यूट एसिड, मैंने HCl लिया है, सबसे पहले H प्लस क्या कर, H प्लस लेगा, मतलब यहां पे वाटर का फॉर्मेशन, लिविंग ग्रुप बना। अब अगर ये लिविंग ग्रुप बन गया तो अब यहाँ पे क्या, ये SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, RCl। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, ये रिएक्शन पूछी गई है आपके एग्जाम में, डाइल्यूट एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि R अगर है प्राइमरी तो भैया SN2 रिएक्शन, और अगर R है 3 डिग्री या 2 डिग्री तो SN1 रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो SN2 और SN1 डाइल्यूट एसिड जो आपने पढ़ा भी है, ये इस तरीके से। PCl5 रिटेंशन, रेड फॉस्फोरस आपने पढ़ा है कि यहाँ पे अल्कोहल से RX बनता है, उसके बाद ये इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपने पढ़ी है, और ये फिलिंग। ठीक है, राइट? क्लियर है सबको? रेज और हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। SN2 रिएक्शन ये आपने तो एग्जाम में पढ़ी भी होगी, NCERT वाली रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ मैंने आपको बताया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 है तो इन्वर्जन, और सेम है तो रिटेंशन, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिटेंशन। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। PCl5 हो गया, डाइल्यूट एसिड हो गया, ठीक है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अब ये वाली डाई अल्काइल ईथर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से आता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये HI के साथ ये रिएक्शन, जिसमें आपका अल्कोहल बनता है और RI, मोस्टली लोगों को ये आता भी होगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका आपको तरीका बताता हूं आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ईथर लिया और पहले स्टेप में क्या होगा, HI का ये जो H प्लस आइन है वो लेगा। H प्लस आइन क्यों लेगा वो आप जानते हो अच्छे से। H प्लस आइन लेने पर लिविंग ग्रुप देखिए इधर मैं फिर से रिपीट करता हूं कि लोन पेयर ऑक्सीजन का ये H प्लस आइन ले रहा है, H प्लस यहाँ पे H प्लस आइन लेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं मैं कि H प्लस आइन लिया, OH प्लस बन गया। अब भैया ये R, ये R, अब आपको देखनी है यहाँ पे SN1 भी हो सकती है और SN2 भी, ये बात ध्यान रखना है। SN मैं रिपीट करता हूं फिर से, अब इसमें मैं रिपीट ही कर रहा हूं, देखो स्टार्टिंग से ही कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब भैया ये SN1 SN2 रिएक्शन दे सकता है, ठीक है? अब यहां पे अगर ध्यान रखना है 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री R होगा या फिर
स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना होगा, स्टेबल आर प्लस बनना होगा, स्टेबल आर प्लस। स्टेबल आर प्लस का मतलब रेजोनेंस से स्टेबलाइज, तो 3 डिग्री आर या फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आपका SN1 फॉलो करेगा, राइट। देखिए इधर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस बात को कि ROH लिया आपने, ठीक है। एक केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बनना है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है या फिर कोई कार्बोकेटाइन ऐसा बनना है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो आपका SN1 फॉलो करेगा, राइट। और अगर 2 डिग्री आर है या 1 डिग्री आर है या स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, तो आपका SN2 फॉलो करेगा, राइट। तो ये आपका SN2 फॉलो करेगा। और अगर SN2 हुआ तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्शन होगी। यहां पे देखिए SN1 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये आर, ये पॉजिटिव, ये तो आर है, राइट। अब मान लीजिए कि ये वाला जो था वो 3 डिग्री था, तो आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो आर पॉजिटिव और साथ में लिविंग ग्रुप को निकाल देना है, ये वही 3 डिग्री आर है। फिर यहाँ पे आप क्या कराओगे, I माइनस का अटैक, तो RI प्लस का ROH, ये बनेगा। क्लियर है। अभी मैं अभी एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझिए कि अगर 3 डिग्री आर है और स्टेबल रेजोनेंस है कार्बोकेटाइन का, तो कार्बोकेटाइन बनाओ और लिविंग ग्रुप को निकालो, ये चीज, लिविंग ग्रुप और कार्बोकेटाइन इस तरीके से, ठीक है। और अगर स्टेबल नहीं है तो आपको रिएक्शन वहां से करानी है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देखिए आप एग्जाम्पल, इसे ये वाला केस देखिए, CH3O CH2, यहां पे देखिए CH3, ये आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने किया भी होगा ये क्वेश्चन। मैंने क्या लिया, HI, राइट। ये क्या करेगा, सबसे पहले H प्लस लेगा, लिविंग ग्रुप बनाएगा, उसके बाद SN1 SN2 के बारे में सोचो। ये हो गया। अब आपको पता है, आपको सबको समझ में आ गया होगा भैया कि ये अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन को बनाओ और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालो। 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करो, तो CH3OH साथ में ये कार्बोकेटाइन, राइट। अब इस पे I माइनस का अटैक, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 राइस CI, राइट, ये बन गया। कार्बोकेटाइन बनाओ फिर रिएक्शन कराओ, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ही बनेगा, अदरवाइज SN2। जैसे ये वाला देखो भाई, इस केस में HI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HI वाली, ये सबसे पहले क्या करेगा, H प्लस लेगा, राइट, दिलवा दो वही H प्लस,
CH2OH, ये CH3। अब मुझे बताओ भैया, क्या कार्बोकेटाइन बन सकता है? ये प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। चलो प्राइमरी तो ठीक है, कोई रेजोनेंस है, कुछ है जिससे कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिले? नहीं है। नहीं है तो भैया क्या, SN2। और अगर SN2 होनी है तो लेस स्टेरिक हिंडेंस साइड से, तो इस वाली साइड से लेस स्टेरिक हिंडेंस, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया CH3 CH2OH, और यहाँ पे CH3I, ये बन गया भैया प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और, अब मैंने ये बनाया, राइट, इसमें मैंने HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, ये H+ लेगा, दिलवा दो H+, तो फिनाइल CH2OH+ CH3। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है लेफ्ट में या राइट में, स्टेबल कौन सा है? क्या कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो सकता है अगर वो प्राइमरी भी है तो? हाँ हो सकता है, ये वाला जो है वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है फिनाइल के साथ, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। और साथ में CH3OH, राइट, अटैक कराओ I-। क्लियर है? रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई कि कार्बोकेटाइन SN1 SN2, इसका मतलब ये SN1। रेज योर हैंड जिसको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई कि कार्बोकेटाइन बनना है तो कार्बोकेटाइन को ब्रेक करो, लिविंग ग्रुप को निकालो, वहां पे कार्बोकेटाइन का अटैक कराओ I-। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई कि SN1 रिएक्शन कैसे होनी है ईथर में। दूसरा एग्जाम्पल समझो आप, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये ऑक्सीजन ईथर का पार्ट है और CH3, राइट, इस पे कराते हैं HI के साथ रिएक्शंस। HI के साथ क्या करेगा, ये H+ लेगा, H+ लेते ही लिविंग ग्रुप आपने बना दिया, और यहाँ पे CH3, राइट। अब आप बताइए मुझे, क्या कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है लेफ्ट में या राइट में? बेंजीन पे अगर मैं कार्बोकेटाइन लगाऊंगा तो वो स्टेबल नहीं होता है, अभी मैंने देखा बेंजीन पे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। मैं बता देता हूं, इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, और इधर भी नहीं है, प्राइमरी पे भी नहीं है, तो ना तो SN1 तो होगी ही नहीं, कार्बोकेटाइन है नहीं स्टेबल, SN1 नहीं होगी, तो कौन सी हो सकती है, SN2। और अगर SN2 हुई तो लेस स्टेरिक हिंडेंसाइड से मतलब इधर होगी, इधर तो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड पे पहले बता चुका हूं कि रिएक्शन होती नहीं SN1 SN, तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH3I, और साथ में क्या बन गया, फिनॉल, राइट। ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, तो CH3I और ये हो, ठीक है, क्लियर है? अब आप एक और देख लीजिए इसको, अगर मैंने ये ले लिया, तो थोड़ा सा आसान सा कर देता हूँ, ये वाला देखिए, इसमें एक तो ये है, दूसरा एक ये,
ये लिया मैंने। अब इसमें मैंने जो HI लिया है भैया, वो मैंने 2 इक्विवेलेंट लिया है। क्या लिया है? 2 इक्विवेलेंट। मतलब मुझे 2 जगह रिएक्शन करानी है। आपको समझ में आ गया होगा, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, 2 जगह पे मुझे रिएक्शंस करानी है। राइट, कराइए रिएक्शंस। तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाले में SN1 होगी या SN2, और सेकंड वाले में कौन सी होनी चाहिए? ध्यान से सोचिए इस बात को कि जो नीचे लगा है OCH3 वाला ग्रुप, उस पे SN1 होगी या SN2? कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है नहीं, तो कौन सी होगी यहाँ पे? SN2। यानी कि यहाँ पे जो I- अटैक करेगा वो इस तरफ से अटैक करेगा और ये बाहर। राइट, और इस वाले पे H+, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो I- यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर। तो ये वाले पार्ट पे SN1 और ये वाले पार्ट पे SN2। राइट, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन SN1 SN2 इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये I और ये क्या बन गया? OH। हाँ, अगर एक्सिस में दे दिया जाए मैंने HI, तो सब जगह OH OH ही लगने। अगर एक्सिस में दे दिया जाए HI, तो सब जगह क्या, OH की जगह पे भी क्या लग जाएगा? I। क्लियर है? तो ये चीज बात समझ में आ गई होगी आपको, HI वाली बात। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, आपने देख लिया इस चीज को। ऊपर वाली साइड में SN1 वाली साइड में कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसलिए। और साथ में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3OH, और साथ में CH3I। ये वाले 3 प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई होगी। HI वाली रिएक्शन ये आपने NCERT में पढ़ी हुई होती है, एग्जाम में आपने पढ़ी हुई, और यहाँ पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आखिरी इसमें, क्या मुझे ये बताइए, ये मैंने लिया, राइट, इस पे मैंने HI लिया। अब रेज योर हैंड जो ये बताए कि इसमें SN1 होगी। SN1 वाले रेज योर हैंड। SN1 जो बोल रहे हैं इस बात को कि SN1 होनी चाहिए, रेज योर हैंड। SN1 जो बोल रहे हैं रेज योर हैंड। नहीं है, ठीक है। SN1 नहीं होगी, बिल्कुल सही, SN1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन हो गई, वो डबल बॉन्डेड हो गया। अब नेक्स्ट रेज योर हैंड जो ये बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन होगी। रेज योर हैंड जो बोल रहे हैं SN2 रिएक्शन होगी। बेटा इसमें SN2 भी रिएक्शन भी नहीं होगी, ये रिएक्शन देगा ही नहीं। SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी। रीजन क्या है? डबल बॉन्डेड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है, ब्रिज हेड पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती नहीं है, तो ना ही SN1 ना ही SN2। डबल बॉन्डेड पे तो होगी ही नहीं SN1 SN2, और ब्रिज हेड पोजीशन पे भी नहीं होगी SN1 SN2। वो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से, और SN2 में तो बैक साइड से अटैक ही नहीं कर पाएगा, इस वजह से। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि SN1 SN2 दोनों रिएक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ईथर वाली रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। अब बस हमारी 2 रिएक्शंस रह गई हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी, एक E2 और E1। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक देता हूं मैं, 10 मिनट का ब्रेक होगा।
तो 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद आधा घंटा लगभग एलिमिनेशन रिएक्शंस में लगेगा, डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद जो जो डाउट्स होंगे आपके वो डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट्स का ही ब्रेक रखते हैं, थोड़ा जल्दी करना है, चीज़ें कवर करनी है, तो आप 10 मिनट्स बाद ही आ जाइएगा, ठीक है। तो 10 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद जो भी है वो जल्दी करें।